हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के साहित्य पर टिप्पणी की, यदि आप भारत के मानस को समझना चाहते हो तो प्रेमचंद से बढ़िया लेखक आपको नहीं मिलेगा। आप उस पर विश्वास कीजिए, तो वह भरोसे के आदमी है। इसी कड़ी में यदि अच्युतानंद मिश्र की पुस्तक की टिप्पणी और जोड़ दें कि यदि आप भारत की 21वीं सदी को समझना चाहते हैं तो आपने 20वीं सदी को समझना पड़ेगा। 20वीं सदी वो बिंदु है जहां से आप ये समझिए कि यात्रा हमने 21वीं सदी तक की तय की है और उस बिंदु पर प्रेमचंद खड़े। आखिर प्रेमचंद अपने निबंधों में कौन सी बात उठा रहे हैं जो हमें बार बार आकर्षित करती है कि हम प्रेमचंद पर संगोष्ठी करें, प्रेमचंद की आधुनिकता पर बात करें, प्रेमचंद की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है इसको देखें। वो अपने समय में साहित्य अनपढ़, मजदूर, गरीब व्यक्तियों से किस प्रकार जुड़े, साहित्य के इन व्यक्तियों के प्रति क्या सरोकार है, इसको लेकर के काफी चिंतित है। वो बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर धर्म क्या है, आखिर भगवान क्या होता है, ये अमीर और गरीब की खाई क्या है, ये किसने निर्मित की है। जिसको आप ये कहते हैं कि एक प्रकार से सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण की बात करें या उसकी पुनर्चेतना की बात करें, ये बार बार प्रेमचंद के निबंधों में निकल करके आते। और इसी के साथ यदि कुछ पंक्ति हम और जोड़ लें, शोपेनहावर ने एक निबंध लिखा ऑन रेपुटेशन, उसमें बात लिखी कि किसी भी पीढ़ी का भौतिक रचना का मूल्यांकन करने के लिए सही मापदंड उन महान विचारों द्वारा नहीं जो उस रचना में स्थान पाते हैं। सही मापदंड उन महान विचारों द्वारा नहीं जो उस रचना में स्थान पाते हैं, बल्कि उस पद्धति से उपलब्ध होता है जिससे तत्कालीन विद्वान उसका स्वागत करते हैं। यदि इस दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद हिंदी का नया सौंदर्य शास्त्र रच रहे हैं कि जिस जमाने में उपन्यास जो है मनोविनोद का साधन था, टाइम पास करने का समय था, उसी समय प्रेमचंद साहित्य को एक मिशन के रूप में लेते हैं और हिंदी के पाठकों को वहां से निकाल करके लेते आते। और जो मांग होती है उस मांग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस मायने में वो सच्चे, यदि हम ये कहें, अग्रणी साहित्यकार। प्रेमचंद की एक कहानी है मंत्र कहानी में डॉक्टर चड्ढा है और एक बूढ़ा भक्त है। बूढ़ा भक्त का बेटा बीमार हो जाता है और डॉक्टर चड्ढा के पास जाता है। डॉक्टर चड्ढा बैडमिंटन खेलते हैं। उनको ये लगता है कि बूढ़े भक्त की जो बातें हैं, इसका जो अनुरोध है, मेरा समय खराब कर रहे, मेरा खेलने का समय है। वो जाने से इनकार कर देते हैं और उसका बच्चा मर जाता है। इसी बीच ये संयोग होता है, कुछ दिनों बाद डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप काट देता है और पता चलता है कि इसका इलाज तो केवल कोई व्यक्ति है, वो बूढ़ा व्यक्ति वो मंत्र से करता है। उसके पास पहुंचता है और बूढ़ा वक्त उठा करके उसका इलाज करता है। अब आप देखिए कि जो शिक्षा उस जमाने में मिल रही है या उसी की छाया में आज हम पल करके बड़े हो रहे हैं, जो भी मतलबी बना रही है, और एक ऐसा निरक्षर व्यक्ति जिसके पास शिक्षा है लेकिन उसका लक्ष्य पढ़े लिखे व्यक्ति से ऊपर है। ये विमर्श यदि हम देखें कि शिक्षा का विमर्श है, ये हमें प्रेमचंद में देखने को मिलता है कि किस प्रकार शिक्षा में मतलबी बना रहे हैं। इसी के साथ यदि विज्ञान और शिक्षा कृष्ण कुमार की पुस्तक है उसको देख लें कि हमारी शिक्षा एक प्रकार से व्यक्तियों को अच्छा नागरिक तो बना रही है, अच्छे इंसान है। जैसे वियतनाम पर बम गिराने वाले अमेरिकी सारे अच्छे नागरिक। यदि हम ये कहें
कि जर्मन में यहूदियों को मारने वाले सारे जर्मन अच्छे नागरिक हैं, और भारत में भी पाकिस्तान को गाली देने वाले सारे नागरिक अच्छे नागरिक। ये विमर्श हमें कहाँ मिलते हैं जाकर के? ये प्रेमचंद में हमें दिखाई पड़ते हैं, पहली बार जिसने हमारा ध्यान आकर्षित किया। जहां तक बात सौंदर्य शास्त्र को बदलने की है, प्रेमचंद बड़ा स्पष्ट लिखते हैं कि हमें उस साहित्य की जरूरत है जो हमें सुलाए नहीं बल्कि जगाए, और हमारे सुंदरता के मापदंड बदल जाए। मानसरोवर की भूमिका में बड़ा स्पष्ट करते हैं इस बात को, और उसके साथ उनका निबंध 1936 को दिया हुआ उनका लेक्चर दोनों पे दिन जोड़ दे तो वह कहते हैं कि आसमान में उड़ने वाले जो बादल हैं वो एक किसान के लिए और एक शहरी व्यक्ति के लिए अलग अलग सौंदर्य रखते हैं। एक मेड़ पर बच्चे के साथ सोई हुई मजदूरनी और एक शहर में बंद करके रहने वाली औरत, दोनों सुंदरता के अलग मापदंड हैं। जब तक हम सुंदरता के मापदंड को नहीं बदलेंगे तब तक चीजें बदलने वाली नहीं हैं। वो मापदंड किसी खास वर्ग ने अपने लिए डिजाइन किए हैं, वो आम जनता के हित में नहीं। पीएम फर्स्ट ने भी इस बात को इस तरह से लिखा, देखिए ज्ञान कब पैदा होता है? जब आप दो चीजों को मिला देते हो। उसने उदाहरण दिया कि जैसे सेब को और धरती को मिला दिया, गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हो गया। जैसे आप उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा में प्रस्तुत और अप्रस्तुत को या प्रस्तुत को प्रस्तुत में मिला देते हो और नई चीज पैदा हो जाती है। तो प्रेमचंद भी इस तरह से नई चीजें पैदा कर रहे हैं। प्रेमचंद इसलिए बड़े रचनाकार हैं कि उनका आदमी में विश्वास है, आदमियत में विश्वास है। उसके करैक्टर जो है वो क्या कर सकते हैं? वो माफ कर सकते हैं। यदि आप देखें कि हीरा जो है वो प्रेमचंद को होरी को बहुत ज्यादा दुखी करता है, उसके कारण दंड भी पड़ता है, उसकी खेती बाड़ी उसने संभालनी है, गाय को जहर भी उसने दे दिया है। लेकिन जब हीरा उससे मिलता है, उन घटनाओं को आप एक बार अपने दिमाग में लेकर के आए तो होरी वहां पे क्या कहता है कि कौन कहता है कि मैं हार गया, यही मेरी जीत। ये बेशक मेरे औजार टूटे फूटे हुए हैं लेकिन आज मेरी फतह हुई है। इसी तरह से गोबर भी बहुत दुखी करता है कि दूसरी जाति में विवाह करता है, सामाजिक बुराई आती है, शहर चला जाता है, अपने बाप की नहीं मानता है, और अंत में चलते हुए जब उसके पाँव में झुक जाता है तो होरी फिर सोचता है कि यार यदि मणो अनाज भी मेरे गले में होता तो भी मुझे इतनी खुशी नहीं हुई। ये प्रेमचंद है जो हमें बार बार याद दिलाते हैं, जो पैसे को भूल सकता है, उसके करैक्टर पैसे को भूल सकते हैं। यानी पूंजी के ऊपर मूल्यों की जीत आप इसको एक लाइन में कहना चाहें तो हम इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं। गुल्ली डंडा एक कहानी प्रेमचंद की। एक व्यक्ति शहर में जाकर के बाबू बन गया है, दोनों बचपन के मित्र हैं, और आज मन किया कि चलो खेलाते हैं। खेलने के लिए दोनों खेलते हैं और पहला रन को पता है कि जो शहर में गया वो कम खिलाड़ी है और जो गांव में रह गया है वो ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन पहले वो जानबूझ कर क्या आता है पहले। अगले दिन फिर मैच लगता है और अगले दिन वो अनपढ़ व्यक्ति, वो गांव में रहने वाला लड़का उस शहरी बाबू को हरा देता है। बताया क्या गया है कि सच्ची आलोचना, सच्चा खेल क्या है? जब आप मन से खेलते हैं, जब आप अपने और पराये का भेद भूल जाते हैं। सच्ची यहाँ पे सच्ची शिक्षा की भी बात आती है क्या कि जब आप अपने बच्चों की चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं, उनके ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं। ये प्रेमचंद। इसी तरह की न जाने कितनी कहानियां जो उनको सामंत का मुंशी कहते हैं, सदगति पढ़े, ठाकुर का कुआं पढ़े, दूध का दाम पढ़े, इन तीनों कहानियों से ही जो दलित विमर्श है जो आजकल चल रहा है, हमें ये पता चल जाएगा कि प्रेमचंद किस ढंग से सोच रहे हैं। प्रेमचंद ने बड़ा स्पष्ट लिखा कि मैं उस वंचित वर्ग का प्रतिनिधि करता हूँ, मैं उसके हक की आवाज को बुलंद करता हूँ जो किसी भी तरह से
दमित, किसी भी तरह से शोषित है, वहां पर जाति, वर्ग और समूह का कोई प्रश्न नहीं। इसी तरह से प्रेमचंद की बहुत सारे निबंध, यदि रचनाओं और निबंधों को मिलाकर के पढ़ें, एक मुकम्मल तस्वीर जो है हमारे सामने उभरती है। एक निबंध गेहूं के ऊपर लिखा 1933 में, और बाद में मर्चेंट ने बताया कि अकाल क्यों पड़ते हैं, अनाज की कमी से नहीं पड़ते जितना कि असमान वितरण से ज्यादा पड़ते हैं। अनाज की इतनी ज्यादा कमी नहीं होती। अमर्त्य सेन ने गरीबी और अकाल की पुस्तक भी है, और ये उनकी केंद्रीय उसका आइडिया है, एक केंद्रीय लाइन है। तो उसमें कहते हैं कि इंग्लैंड में जो गेहूं की मंदी आई हुई है, उसका कारण वो कहते हैं कि भारत में बहुत सारे लोग जो है भूखे पेट सोते हैं। यदि इंग्लैंड के लोग यहाँ पर गेहूं भेज दें तो कुछ एक दिन में वहाँ पर गेहूं में तेजी आ जाएगी। ये अर्थनीति का एक मजाक उड़ाते हैं कि किस तरह से अर्थनीति जो है किसी देश को कैसे ऊपर लेकर के जाती है, किसी देश को कैसे गिरा देती है। ये तमाम चीजें हमें प्रेमचंद में देखने को मिलती है। जब प्रेम पीयूष की भूमिका, जहां पर वो ये कहते हैं इस देश की 80% जनसंख्या किसान है और उन्हीं के सुख दुख का वर्णन करना ही सच्चा साहित्य है, और उन्हीं की समस्या राष्ट्र की समस्या है। यदि हम ये कहें कि एकमात्र कोई ऐसा रचनाकार जो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, वो हमें प्रेमचंद दिखाई। और दो विश्व युद्ध के बीच में लिखने वाला ये संभवतः एशिया का सबसे पहला रचनाकार है जो किसानों की हालत पर लगातार लिख रहा है। वो हालात आज भी नहीं बदले। यदि हम देखें कि वही हालात बार बार अलग अलग रूपों में हमारे सामने आते हैं। मेहता और बाकी वो जब हम देखते हैं इसी से जुड़ी बात है, उनके लिए गांव के पिकनिक स्पॉट है और घूमने फिरने के लिए वहां पे जाते हैं। और वहां पर प्रेमचंद क्या टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं कि इनकी जो गरीबी है इसका मुख्य कारण शिक्षा है। तो प्रेमचंद वहां पर टिप्पणी करते हैं कि अशिक्षा किसान की बदहाली के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिन परिस्थितियों में उसको रहना पड़ता है वो परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेवार है। बड़े से बड़ा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, यदि खेती करने की सोचता है तो उसकी हालत भी वही होने वाली है जो वहां पर थोड़ी हीरा और सौभाग्य। इसलिए प्रेमचंद बार बार याद आते हैं और बार बार हम उसको पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो बिंदु हैं जहां से चाहे आप जाति विमर्श की बात करें, चाहे आप दलित विमर्श की बात कर लें, चाहे आप नारी विमर्श की बात कर लें। यदि हम लव रिलेशनशिप की बात करें, कुछ देर पहले विकास ने बताया, वो भी वहां पे दिखाई पड़ती है। किसानों की समस्या जो पी साइनाथ अपने पत्रकारिता के माध्यम से उठाते रहते हैं, वो चीजें वहीं पे कि खोरी को शुरू से चिंता हो जाती है कि मैं सबके पाई चुका दूं, लेकिन चुका पाता नहीं। दिन प्रतिदिन कर्ज का जो भार है वो चढ़ता चला जाता है, और वही कर्ज का भार किसान क्या करते हैं, आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। हालात बदलने वाले नहीं। ये जो सेक्टर है किसानों का, कोई नहीं कहता किसी को कि आप खेती कर लें। सभी हम बेशक किसानों का गुणगान करते हो, चाहे क्लास की बात हो, चाहे घर की बात हो, लेकिन कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए कोई किसी को जोर नहीं देता, क्योंकि सबको पता है कि सेक्टर में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, स्थितियाँ बहुत बुरी। कितने भी उपन्यास हो, चाहे वो कहानियाँ हो, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात मुझे प्रेमचंद में लगती है वो यही लगती है कि उन्होंने हिंदी का जो सौंदर्य शास्त्र है वो बदल करके रखा पूरी तरह से। जो साहित्य मनोरंजन के लिए लिखा जाता था, वो कहीं ना कहीं जनता को बदलने के लिए लिखा जाए।